Good afternoon, friends. I am Chiranjeev Singh and we are from CSIR Square इंदौर. Today हम लोग जो एक इनिशिएटिव लेके आए हैं वो कुछ इस तरह से है कि हम लोग कुछ फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें मेनली IIT JAM और CSIR का जो नेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम लोग डील करते हैं. आज का जो कॉन्सेप्ट है वो रामाचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड है. आई होप मैनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोकेमिस्ट्री का, जो कि आपकी प्रोटीन के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से रिलेटेड है. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इट डील्स विद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोटीन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से डील करता है ये. और दूसरी बात इसमें ये आती है कि ये हमको बताता है कि किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए किस टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है. दूसरी बात ये हमको ये बताता है कि किस तरह के एंगल्स प्रेजेंट होंगे किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड में. एंगल प्रेजेंट इन एनी स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड. सो एज यू नो कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें मेनली दो तरह के स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करते हैं. एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा शीट. ठीक है. अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट. तो अब स्पेसिफिक अमीनो एसिड की चेन अगर होगी तो वो अल्फा हेलिक्स बनाएगी, और स्पेसिफिक अमीनो एसिड की अगर चेन होगी तो वो बीटा शीट बनाएगी. ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल ABCD और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया. अब ये सेम चेन आपका अल्फा हेलिक्स पे बना रही है और ये सेम चेन आपका बीटा शीट पे बना रही है. इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल. कारण क्या है वो अभी हम लोग आने वाले 10-15-20 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं. दैट व्हाई इट इज़ दिस टाइप कि भैया कोई एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस है तो वो सिर्फ बीटा शीट फॉर्म में मिल रही है, और कोई दूसरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस है तो वो सिर्फ अल्फा हेलिक्स में मिल रही है. सो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और वही रामाचंद्रन प्लॉट हमको बताता है. अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एंगल्स. ठीक है. तो एंगल्स, कौन सा एंगल्स की बात की जा रही है वो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है. हम जो मेनली पॉलीपेप्टाइड में बात करते हैं या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो वी डिस्कस अबाउट डायहेड्रल एंगल्स, और इन्हीं को टॉर्शनल एंगल्स भी बोला जाता है. टॉर्शनल एंगल्स या रोटेशनल एंगल्स. नाउ व्हाट इज दिस डायहेड्रल एंगल्स, इसके बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है. जैसा कि आपको पता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अ चेन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड peptide bond. So for example there is an amino acid which is linked with this. now COO, ये एक बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है. अब जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो आपको पता है कि यहाँ पे बनता है, इस जगह पे. यहाँ पे आपका आ जाएगा NH एंड इट विल रिलेटेड टू इट. यहाँ से आपका क्या बनेगा अल्टीमेटली कुछ इस तरह से. ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा. दिस NH विल लीड टू अनदर अमीनो एसिड. सो फर्स्ट अमीनो एसिड इज दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड एंड दिस इज सेकेंड अमीनो एसिड. नाउ देयर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड हियर. पेप्टाइड बॉन्ड में हम लोगों ने एक बात सुनी है कि इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. कुछ नहीं होता है. फॉर एग्जांपल CO और NH, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है पेप्टाइड बॉन्ड का. तो ये जो N होता है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हो सकता है कि इस बॉन्ड्स पे जंप कर जाएं, और इस फिनोमिना को बोला जाता है रेजोनेंस. नाउ रेजोनेंस के फिनोमेना की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्ड्स पे जंप कर जाते हैं, और इस वजह से इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देते हैं. किसको? पेप्टाइड बॉन्ड को. सो दिस इज अ वे अ पेप्टाइड बॉन्ड गेट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. नाउ ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रोटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन इज रिस्ट्रिक्टेड. यहाँ पे कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्डेड है. पार्शियली डबल बॉन्डेड होने की वजह से
रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। ये बात हुई। अब अपन ने एक चीज़ समझी कि एक एंगल फर्स्ट वाला हमने समझा जो कि पेप्टाइड बॉन्ड में होता है, और ये रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड होने की वजह से कुछ इस तरह का बनता है। अब 3 तरह के डायहेड्रल एंगल्स होते हैं। पहला होता है आपका ओमेगा, फिर होता है आपका फाई, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है या कुछ बुक्स में आप ऐसा भी देखोगे, और एक होता है आपका ज़ाई। ओमेगा जो एंगल होता है ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, और इसमें अपन ने एक बात कही कि कितना होता है 180 डिग्री, बिकॉज रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। बट फॉर फाई एंगल एंड साई एंगल विच आर प्रेजेंट वेयर, अब देखो इस बॉन्ड के अलावा यहाँ पे 2 बॉन्ड्स और हमको मिल रहे हैं। कौन कौन से 2 बॉन्ड्स और मिल रहे हैं? एक तो ये वाला बॉन्ड मिल रहा है इस जगह पे, और एक बॉन्ड मिल रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो बॉन्ड्स मिल रहे हैं इसमें आपके रोटेशन पॉसिबल है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आया? तो अगर मैं इसको बेसिकली लिखूँ तो ये सी अल्फ़ा, ये जुड़ा हुआ है आपका एन से पेप्टाइड बॉन्ड के, और नहीं सॉरी ये सी अल्फ़ा इधर और एक एन का सी अल्फ़ा इधर। ये हो गया आपका कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड ओमेगा। देन दिस एंड दिस, ये जो बॉन्ड्स है इसको अपन बोलते हैं फाई, ठीक है। द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड एन, ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज फाई। और ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है जो अल्फा कार्बन और सी डबल ओ के बीच में प्रेजेंट है, मीन्स दिस वन, इसको आप बोलोगे ज़ाई। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ज़ाई। सो फाई बॉन्ड किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा? बिटवीन द एन एंड सी अल्फा। और ज़ाई बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होगा? सी एंड सी अल्फा। These 3 थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा एंगल कहाँ प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सा एंगल कहाँ प्रेजेंट है तो फिर वैल्यूज़ को समझना और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट को समझना है, उसकी ज्योमेट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत मुश्किल भी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज़ रामाचंद्रन प्लॉट एंड हाउ वी कैन डील विद इट, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायहेड्रल एंगल और द टॉर्शनल एंगल। सो अभी हमने 3 चीज़ों के बारे में बात करी। पहला एंगल हमने देखा था ओमेगा, जो कि था पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, और वो था 180 डिग्री। देन अपन ने देखा फाई, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट था? अल्फा कार्बन और एन के बीच में। एंड द लास्ट वन इज ज़ाई विच वॉज प्रेजेंट बिटवीन अल्फा कार्बन एंड सी। यहाँ पे भी हम उस चीज़ को समझ सकते हैं विच इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड। सो हियर इट इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड, यू कैन सी ये पूरा का स्ट्रक्चर जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड का है। और अभी हमने समझा कि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, सॉरी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, स्पेसिफिकली मेंशन करना है पार्शियल। सो पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, है ना। तो ये तो 180 डिग्री ख़त्म करो इसको, 180 डिग्री लीनियर रहता है, प्लेनर रहता है इस वजह से। बट फॉर द केस ऑफ दिस टू, लाइक ये अपन ने बोला कि भैया ये ज़ाई एंगल है, ये अपन ने बताया कि ये फाई एंगल है, तो इनके लिए अलग अलग डिग्रीज पॉसिबल होती है ना। लेकिन उस डिग्रीज को समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझना पड़ेगी कि डिग्रीज पॉसिबल क्यों है। फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ ए और बी। अब ये ए बी के एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, किसी से भी जुड़े हो सकते हैं, बट इन दोनों के बीच के अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ that how far is B from A और how far is A from B, तो अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मुझे एक बेसिक जियोमेट्री समझ में आ जाएगी कि दे आर प्रेजेंट, या तो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट हो सकते हैं या वर्टिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जियोमेट्री मुझे इनकी समझ में आ जाएगी। बट फॉर द केस ऑफ इसका एग्जांपल ले लो तो ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन में कैसा होता है? डबल बॉन्ड ओ, तो हमें पता है भैया इसकी लीनियर ज्योमेट्री है। बट फॉर द केस ऑफ समथिंग लाइक ए बी सी, अब इनमें कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देख सकते हैं कि ए यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, या बी यहाँ हो सकता है, मतलब शफलिंग हो सकती है पोजीशंस की और इनके बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट है। बट इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स सिर्फ डिस्टेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस 3 अरेंजमेंट।
इन 3 एटम्स का दूसरा अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस काम नहीं करेगा, यहाँ पे हमको डिस्टेंस के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो लेना पड़ेगा एंगल। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल में ये एंगल होता है, तो ये एंगल लेना पड़ेगा अगर आपको इसकी ज्योमेट्री समझना है तो हियर डिस्टेंस प्लस एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें ले सकते हो वाटर, आई थिंक द इजीएस्ट वन, H2O, but the last thing is something like A, B, C, D, which is related to your peptide bond structure. For this, the best structure, and if I talk about peptide, you must be knowing that peptide bonds जो होते हैं वो ट्रांस में ज़्यादा मिलते हैं as compared to cis। तो ट्रांस में अगर मैं बनाना चाहूँ तो A, then B, then C and then D। यहाँ पे वही COO और NH वाला खेल चल रहा है और ये बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। सो यहाँ पे भी 2 एंगल बन के आ रहे हैं हमारे पास, एक एंगल बन के आ रहा है ये वाला और एक एंगल बन के आ रहा है आपके पास ये वाला। अब ये जो 2 एंगल बन के आ रहे हैं इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा इफ़ आई वॉन्ट टू नो द जियोमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो ईजीएस्ट हो सकता है वो हो सकता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जैसे मोस्टली हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ऐसे बना देते हैं सिस में, इसको ट्रांस में भी बना सकते हो तुम लोग। ट्रांस में बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इधर एक एच लगाया इधर एक एच लगाया, सिंपल। अब ये तो बात हो गई कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है और क्यों हमको डिस्टेंस के साथ में एंगल्स को कंसिडर करना ज़रूरी है। तो डायहेड्रन एंगल्स कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये जो एंगल प्रेजेंट है इसके बीच में, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि हाँ भैया कुछ एंगल्स की पॉसिबिलिटी है। अभी डायरेक्टली हम लोग पहुँचे नहीं हैं उस कॉन्सेप्ट में, तो पॉसिबिलिटी समझ में आई। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है जब हम लोग एंगल्स के बारे में बात करते हैं और वो होता है प्लेन। व्हाट इज प्लेन? तो अगर ज्योमेट्रिकल टर्म्स में देखा जाएगा, ज्योमेट्री में हम लोग अगर डिस्कस करेंगे प्लेन क्या होता है, तो बहुत आसान सी भाषा में कहा जाता है अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, विच कैन एक्सपांड infinitely in all directions। सारी डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली एक्सपांड हो सकता है एक फ्लैट सरफेस, उसको प्लेन कहा जाता है ज्योमेट्रिकल सेंस में। और हमको यहाँ पे थोड़ा सा उसकी ही मदद लेना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर इस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इस वाले स्ट्रक्चर की सिस में, तो यहाँ पे 2 प्लेन्स हैं हमारे पास। फर्स्ट प्लेन इज, अगर मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँ तो यहाँ से ये इससे जुड़ा H से, ये O इससे जुड़ा H से, और इन दोनों के बीच में ये स्ट्रक्चर। तो एक प्लेन मेरे को बन के आया है ये वाला। एंड द सेम प्लेन विल बी फॉर अनदर स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से, थोड़ा इसको ढंग से बना सकते हैं। ऐसा, तो अब 2 प्लेन्स बन के आ रहे हैं। प्लेन मतलब क्या, पहले तो ये समझो, एक फ्लैट सरफेस के बारे में बात करी, बट यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। मतलब ये जो एंगल, इस जगह पे ये जो एंगल दिख के आ रहा है हमारे पास, हो सकता है कि ये ऐसे आगे भी झुक जाए, मतलब दे कैन गो नैरोअर और दे कैन गो ब्रॉडर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट दिस थिंग, ये कुछ ऐसा बन के आ रहा है, ये वाला एंगल देखो ध्यान से, यहाँ पे ये, तो ये ऐसा कुछ बन के आ रहा है। तो दिस कैन गो लाइक दिस और ब्रॉड हो सकते हैं, दिस कैन गो लाइक दिस और ज़्यादा ब्रॉड हो सकते हैं, और दिस कैन गो लाइक दिस नैरो। सो पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट है हमारे पास यहाँ पे, है ना। मतलब वो चौड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस चीज़ से हमको एक चीज़ समझ में है कि अगर प्लेन में स्ट्रक्चर है तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे मूवमेंट की। बट क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है तो यहाँ तो कोई मूवमेंट होने से रहा, तो ये तो ख़त्म हो गई बात। बट फॉर दिस 2 जो दूसरे बॉन्डेड स्ट्रक्चर है आपके, अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड जो पास में है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, उनके पास में तो एंगल्स हैं, तो उनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वो प्लेनर मूवमेंट किस तरह से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना प्लीज़ कि कौन सा एंगल से क्या डिनोट किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोटीन में ये कैसे काम करते हैं, प्लेन्स और एंगल्स और ज्योमेट्री और सब कुछ, ठीक है। Okay, so now here I have drawn a peptide bond. This is the peptide bond.
जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, और उसका मैंने ओमेगा से मेंशन किया है, आगे भी ब्लू कलर से दिख रहा होगा और आपको ये ओमेगा है। सो कहने का मतलब ये कैसा है, फर्स्ट अमीनो एसिड ये वाला है, ये वाला फर्स्ट अमीनो एसिड, देन ये सेकंड अमीनो एसिड एंड देन ये थर्ड अमीनो एसिड आगे जा रहा है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया है और कुछ नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे पहला प्लेन है जो पूरा ये वाला, ये एक सिंगल प्लेन है। इस प्लेन में ये वाला जो एंगल है, जो बॉन्ड है किस किस के बीच में, सी अल्फा और सी के बीच में, ये रहा सी अल्फा और सी के बीच में, किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग इसको, जाई से डिनोट कर रहे हैं। तो जाई से डिनोट कर रहे हैं तो ये रहा जाई। अब इसमें रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि प्लेन में है, और प्लेन में रोटेशन अभी अपन बात करके आए पॉसिबल है। सेम इज फॉर फाई, देखो ये भी प्लेन के अंदर है तो प्लेन में रोटेशन पॉसिबल होंगे। तो अब बात आती है कि रोटेशन पॉसिबल होगा तो कितना रोटेशन पॉसिबल होगा, रोटेशन इज पॉसिबल, चलो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, बट क्या कितना भी रोटेशन पॉसिबल होगा, 360 डिग्री कर दोगे क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है। वाई इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके ये जो सी अल्फा है इसके साथ में इन दोनों के अलावा ऊपर तो होगा H, नीचे होगा R, क्या होगा यहाँ पे R। सेम इज फॉर दिस, यहाँ पे भी होगा आपका R एंड सेम इज फॉर द थर्ड वन, यहाँ पे भी होगा R। अब ये जो R है ना, जिसको तुम साइड चेन कहते हो अमीनो एसिड का, दिस R लीड्स टू स्टेरिक हिंड्रेंस। नाउ व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कुछ नहीं, अगर कोई बहुत बल्की ग्रुप आ जाता है तो वो क्या करेगा, दूसरे बल्की ग्रुप को अपने पास नहीं आने देगा। लाइक रिपेल्स, पढ़ा है अपन ने कि पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आता है तो रिपेल करता है ना। तो अगर दो बल्की ग्रुप एक आस पास में आते हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर, और वो दोनों दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, इसी को बोला जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। इतना ही समझने की जरूरत है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। सो अगर दो बड़े साइड चेन्स को हम पास में लाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेंगे, और उस वजह से क्या होगा कि ये जो मूवमेंट है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब कुछ समय तक वो घूमेगा फिर बंद हो जाएगा, और हो सकता है कि उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बने ही ना, मतलब अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो भी अपन ने बात करी वो बने ही ना। ये बात हुई। तो अब रामाचंद्रन प्लॉट का क्या काम है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामाचंद्रन प्लॉट एक ऐसा प्लॉट है जो आपको ये बताता है कि कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए, जिसको आप पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हो, और प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यही बताता है रामाचंद्रन प्लॉट। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बातचीत उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा अमीनो एसिड सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ पॉलीग्लाइसिन या मैं ले लूँ पॉलीप्रोलिन, ये दो अमीनो एसिड जानबूझ के लिए बताता हूँ अभी क्यों। These two amino acids are exception to रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, याद रखना है बात कि ग्लाइसिन और प्रोलीन जो है वो एक्सेप्शन है रामाचंद्रन प्लॉट के। मतलब जो रामाचंद्रन प्लॉट में तुम वैल्यूज पढ़ते हो एंटी पैरेलल शीट का, पैरेलल शीट का या अल्फा हेलिक्स का, तो उन वैल्यूज़ को ये फॉलो नहीं करेंगे। अगर कोई पॉलीप्रोलिन अमीनो एसिड है, मतलब पॉलीपेप्टाइड है जिसमें प्रोलिन 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 लगातार पॉलिन आ रहा है या फिर लगातार ग्लाइसिन आ रहा है, तो वो रामाचंद्रन प्लॉट को वैसे नहीं बताएगा जैसे नॉर्मली बताती। कारण ग्लाइसिन की साइड चेन क्या होती है, H, सभी को पता है, और H होने की वजह से बहुत स्मॉलेस्ट साइड चेन होती है इसकी। और प्रोलिन की साइड चेन होती है आपका इम्यूनो ग्रुप। इम्यूनो ग्रुप होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इसमें। बात समझ में आ रही है? तो ग्लाइसिन की साइड चेन सबसे स्मॉलेस्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा एरिया प्लॉट का आपको ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर शो करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया होगा जहाँ पे आपको ग्लाइसिन के हेलिक्स या दूसरे अलग अलग स्ट्रक्चर, पॉलीग्लाइसिन, हेलिकल स्ट्रक्चर, ये सब मिल सकता है। बट इन प्रोलिन के लिए बहुत कम एरिया प्रेजेंट होगा, इसीलिए मैंने बोला इट इज़ एक्सेप्शन टू ग्लाइसिन, एक्सेप्शन टू रामाचंद्रन प्लॉट। तो ये छोटी सी बात है, इसको दिमाग में रखना कि ग्लाइसिन की साइड चेन स्मॉलेस्ट है तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, बट इसमें सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो सबसे कम एरिया प्रोलिन के लिए है और सबसे ज़्यादा एरिया रामाचंद्रन प्लॉट में ग्लाइसिन के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ योर रामाचंद्रन प्लॉट। नाउ द लास्ट थिंग which I need to talk about this particular topic is
how we draw Ramachandran plot or what are the applications और significance of it. I hope डायहेड्रल एंगल आपको समझ में आया होगा. बेसिक बात सिर्फ इतनी सी कि प्लेन के अंदर रोटेशन पॉसिबल है, बट एक लिमिट तक ही पॉसिबल है, क्योंकि जो आपकी साइड चेन है वो स्टीयरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो एक समय आने के बाद क्या होता है कि दोनों साइड चेन आसपास में आ जाती है और सामने आने के बाद में वो या तो उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही ब्रेक कर देगी, अनस्टेबल कर देगी, या फिर वो वहाँ से रिपेल कर जाएगी, और जैसे रिपेल करेगी अनस्टेबिलिटी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रामाचंद्रन प्लॉट, तो प्लॉट का एक तरीका होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग पर्टिकुलरली. इफ वी टॉक अबाउट प्लॉट, प्लॉट मतलब ग्राफ ऑब्वियसली. तो जब ग्राफ खींचा जाता है तो कुछ इस तरह से खींचा जाता है. यहाँ पे होगा आपका 0. अब आप जानते हो कि 0 से ऊपर जाते तो हो जाएगा आपका प्लस में वैल्यू मैंने ले ली 180. नीचे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 180. ठीक है, बेसिक बात है, प्लस में 180 और माइनस में 180. नाउ इसी में यहाँ पे क्वाड्रेंट्स को डेवलप किया जाता है. और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, कुछ इस तरह से क्वाड्रेंट्स बन गए, 4 क्वाड्रेंट्स. अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो मेरी यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएगी, यहाँ 0 से शुरू कर रहे हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी है 0 है, ये भी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 180, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 180. कुछ इस तरह से आपको इसको ड्रॉ करना है. अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो x की वैल्यू क्या है, माइनस. देखो ध्यान से, माइनस में है x की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू काय में है, प्लस में. सी है कि इस क्वाड्रेंट में जितनी भी चीज़ें आप डालोगे उसमें x की वैल्यू क्या रखोगे आप. अब x क्या है यहाँ पे, अब x y से तो नहीं पढ़ना है हमको, तो फाई और जाय से पढ़ना है. तो फाई और जाय मतलब x विल डिनोट फाई एंड y विल डिनोट जाय. सो अगर कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हो जिसमें फाई की वैल्यू नेगेटिव है, जाय की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगी. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. देन इट्स सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, डिटेल में डिस्कस करते हैं. यहाँ के क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू भी काय में हो जाएगी, प्लस में, और y की वैल्यू भी काय में हो जाएगी, प्लस में. नीचे आ जाओ, दोनों की वैल्यू काय में हो जाएगी, माइनस एंड माइनस में. और लास्ट में वापस इधर आ जाओ तो दोनों की वैल्यू इसकी हो जाएगी y की माइनस में और x की हो जाएगी प्लस में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ जाओगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है प्लॉट को, फिर तो डायरेक्टली समझ जाओगे. या तो वैल्यूज़ याद रख लो या जगह याद कर लो, वैल्यूज़ खुद निकाल लोगे. ठीक है, सो एक ये बेसिक हुआ, जाय की वैल्यू, फाई की वैल्यू, फाई इज ऑन एक्स एक्सिस एंड जाय ऑन वाई एक्सिस, और इस तरह से क्वाड्रेंट्स बनते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट इस तरह से आपके बनते हैं. नाउ अगर हम लोग बात करें, अभी अपन बात कर रहे थे कि भैया रामाचंद्रन प्लॉट आपको बता देगा कि कोई स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो देयर शुड बी सम स्पेस और अ प्लेस. अगर वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड पड़ता है तो इसका मतलब हमको समझ में आएगा कि वो बीटा शीट बनाएगा. अगर नीचे आता है तो हमको समझ में आएगा कि वो कोई अल्फा हेलिक्स बनाएगा. अगर इधर जाता है तो कोई और डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा. तो उसको थोड़ा सा समझते हैं, एंड दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक एक्चुअली. फिर हम कुछ क्वेश्चंस अगर होगा तो डिस्कस करेंगे अभी. नाउ अगर मैं बात करूं इधर, तो जो बेसिक फर्स्ट थिंग होती है, इस पर्टिकुलर एरिया में आपकी सारी बीटा शीट्स आ जाती है. ऑल बीटा शीट स्ट्रक्चर विच इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आई मस्ट से, यहां पे आएंगी. ठीक है, बट व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब हुआ इसका. इसका मतलब ये हुआ कि सर जिसका फाई एंगल माइनस अराउंड 160 से लेके माइनस अराउंड 120 तक है या 115 तक है, और जिसका जाय एंगल प्लस अराउंड 70 और 80 और 90 बोल लो, या 80 टू अराउंड 170 प्लस में जाय एंगल, उसको आप बीटा शीट बोलोगे. तो अगर आपने किसी पॉलीपेप्टाइड की फाई और जाय वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया एंड दैट कम्स अराउंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ बीटा शीट फॉर्मेशन. मतलब ये पॉलीपेप्टाइड आगे जाके जब फोल्ड होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो बीटा शीट में बन के फिर ये पर्टिकुलर अपना जो भी टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाना हो वो क्रिएट करेगा. सो ये पोर्शन समझ में आया इतना सा कि कैसे अपन डिड्यूस करेंगे
सो फाई वैल्यू और जाई वैल्यू को जब मिलाओगे तो आपको पता चलेगा स्पेसिफिक जगह कि हाँ भैया बीटा शीट बनाना है। अब मान लेते हैं कि आपको अल्फा हेलिक्स बनाना है, तो अल्फा हेलिक्स का जो मेजर पोर्शन है वो आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अभी अपन ने समझा था यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस प्लस। तो अगर यहाँ पे प्लस प्लस के फाई और जाई के वैल्यूज आ रही हैं, और प्लस भी कौन सा अराउंड 60 से लेके इधर भी 60 290 और 100 और इधर भी 62 लेके 70 80 तक, अगर ये फाई और जाई के वैल्यूज आपको मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कोई अल्फा हेलिक्स है, दोनों की प्लस वैल्यूज है। और कौन सा अल्फा हेलिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यूज होती है जो प्लस में आती है और अराउंड 60 के आसपास आती है फाई और जाई दोनों की, तो आप समझ जाओगे कि भैया वो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। नाउ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं, तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आपका कुछ इस रीजन में पड़ेगा, यहाँ पे दिस इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। सो व्हाट डज दिस मीन, अगर फाई की वैल्यू माइनस में आती है अराउंड कह सकते हैं अपन -45 से लेके -130 140 तक, और जाई की वैल्यूज भी माइनस में आती है 45 से लेके 90 तक, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। सो अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यही एक बेसिक सा डिस्कशन है। मेन चीज़ यहाँ पे एक जो छोटी सी चीज़ बचती है वो बचती है बीटा शीट के बारे में। अब बीटा शीट दो तरह की है, एक है आपकी पैरेलल और एक है आपकी एंटी पैरेलल। ये बात हमको पता है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल दो तरह की बीटा शीट्स आपको मिलती है। तो जो रीजन है इसमें ये जो स्पेसिफिक इतना बड़ा पोर्शन बीच में आप देख सकते हो, जिसको मैं लाइनिंग कर देता हूँ तो ज़्यादा इजीली शो होगा वो, ये जो रीजन है ये आपका किसका होता है, स्पेसिफिकली पैरेलल बीटा शीट्स का। और बचा हुआ जो रीजन है, मतलब पूरा नहीं बट हाँ स्पेसिफिकली, वो किस में आ जाएगा आपका एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड की वैल्यूज अगर हमको दी गई हो कि भैया फाई एंगल ये है, जाई एंगल ये है, ओमेगा में तो कोई झंझट है ही नहीं, वो तो 180 रहेगा। सो इट विल ऑलवेज बी पेप्टाइड बॉन्ड ओमेगा एंगल विच इज 180 डिग्री, सो अल्टीमेटली इट इज लीनियर और कोप्लानर। बट फॉर द फाई एंड जाई विच आर दीज टू एंगल्स देर आर स्पेसिफिक वैल्यूज, और वो वैल्यूज अगर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि या तो ये बीटा शीट बनाने वाला है या ये अल्फा हेलिक्स बनाने वाला है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द एक्चुअल एसेंस ऑफ रामचंद्रन प्लॉट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको अगर चीज़ें समझ में आती है तो आप इस यूट्यूब चैनल जो कि CSIR स्क्वायर है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इफ़ दे ऑल्सो गेट प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो बहुत लेवल के क्वेश्चंस, बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। या तो वो वैल्यूज़ पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा वैल्यूज़ कौन सा स्ट्रक्चर डिवाइस करेगा, या फिर वो आपको कोई क्वाड्रेंट दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि बताओ इस जगह पे क्या मिलेगा। तो यू शुड नो कि यहाँ पे आपका प्लस की दोनों वैल्यूज़ आएगी और प्लस की वैल्यूज़ के साथ साथ यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मिलेगा। और यही क्वेश्चन दूसरे क्वाड्रेंट्स के लिए भी बन सकता है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा था, वो दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट नहीं, दो टर्म्स एक्चुअली। वो जो तो टर्म्स है वो बहुत अच्छी टर्म्स है। एक टर्म्स होती है अलाउड रीजन या अलाउड एरिया, और एक होता है फॉरबिडन एरिया, फॉरबिडन एरिया। सो एज यू नो फॉरबिडन मतलब जहाँ पे जाना मना है। सो फॉरबिडन एरिया जो होता है मतलब द रीजन और द एरिया वेयर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा रीजन होता है इस प्लॉट का, जैसे कि ये फॉरबिडन एरिया है, ये फॉरबिडन एरिया है, यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोला जाता है फॉरबिडन एरिया। अलाउड एरिया क्या होता है, ऑब्वियसली इसका उल्टा, जहाँ पे आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। एंड अगर मैं इसको दूसरे सेंस में लिखना चाहूँ तो
स्टेरिक हिंड्रेंस इज लीस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस इज लीस्ट। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इज हाईएस्ट, मतलब दो साइड चेन्स का पास में आना और उनका स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा है फॉरबिडन एरिया में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, अलाउड एरिया जो है दिस इज मैक्सिमम फॉर ग्लाइसिन, अभी मैंने बताया था ये बात आपको, मैक्सिमम फॉर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के लिए अलाउड एरिया सबसे ज़्यादा है पूरे रामाचंद्रन प्लॉट में, और फॉरबिडन एरिया किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, यस प्रोलीन के लिए। प्रोलीन हैज मैक्सिमम फॉरबिडन एरिया। सो दिस वॉज अबाउट द रामाचंद्रन प्लॉट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें। आई हैव ट्राइड माई नॉट, मतलब कोशिश करी है कि कुछ अच्छा देने की, ताकि आप लोग समझ सको चीज़ों को। ईजी है, बस दो तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है, फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, जाई किसको रिप्रेजेंट करता है। देन फिर आपको थोड़ा वैल्यूज़ अगर याद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि +47 +57, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भैया आप किसके बारे में बात कर रहे हो, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के बारे में बात कर रहे हो। फाई और जाई की वैल्यूज़ अगर मैंने आपको दी है तो ऐसे, अगर फाई और जाई की वैल्यू माइनस में आपको दी है -57 -48, तो भी आप समझ जाओगे कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के बारे में बात कर रहे हो। देखो ये 90 के आसपास आ रहा है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों के बारे में, और आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक, जैसा कि मैंने पहले कहा, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू।